नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख महाद्वीप, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, मरुस्थल, है ना, विश्व के प्रसिद्ध स्थल इत्यादि सभी का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा अक्षांश एवं देशांतर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कौन सा, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, है ना। पहला जो टॉपिक है अपना वो है कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अगर बात करें किसकी, अक्षांश की, आप सभी जानते हो कि ये ग्लोब है। ये कौन है, जैसे हमने मान लिया कि ये अपना ग्लोब है। तो ये जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब पर अगर हमें किसी स्थान विशेष की स्थिति ज्ञात करनी है ना, उसकी विस्तार उसका ज्ञात करना है, मतलब लोकेशन ज्ञात करनी है, उसका विस्तार अगर हमें ज्ञात करना है, भाई ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब के ऊपर किसी स्थान विशेष की स्थिति अगर हमें ज्ञात करनी है, उसका विस्तार अगर हमें ज्ञात करना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, तो हमें काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। किनका, काल्पनिक रेखाओं का, ठीक है। और वो काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो हैं आपकी कौन सी, ध्यान देना, वो हैं आपकी कौन सी, अक्षांश एवं देशांतर। कौन है, अक्षांश एवं देशांतर। कहने का मतलब यह है, इस ग्लोब पर अगर हमें किसी स्थान विशेष की स्थिति ज्ञात करनी है, किसी स्थान विशेष का विस्तार अगर ज्ञात करना है या जानना है, तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है, अक्षांश एवं देशांतर। जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनका सहारा लिया जाता है। वापस से बोल रहा हूं, अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इस ग्लोब के ऊपर किसी स्थान विशेष की, है ना, जैसे मान लेते हैं कोई स्थान है भारत है, या मान लेते हैं कौन है आपका राजस्थान है। तो अगर इस भारत और इस राजस्थान की स्थिति हमें इस ग्लोब के ऊपर ज्ञात करनी है, या उसका विस्तार अगर हमें ज्ञात करना है, तो वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, अक्षांश एवं देशांतर की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो अक्षांश है ये क्या है, तो ध्यान देना, ग्लोब पर किसी स्थान विशेष की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई है, उनमें से एक है आपकी कौन, अक्षांश, और दूसरी है कौन, देशांतर। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि वास्तव में अक्षांश की कल्पना क्यों की गई है। तो ध्यान देना, ग्लोब पर, है ना, ग्लोब पर किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं विस्तार ज्ञात करने के लिए ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है, या रेखाओं को खींचा गया है। रेखाओं को, ध्यान देना, खींचा गया है या कल्पना की गई है, कल्पना की गई है, ठीक है। ये पहली बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहली बात यही ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश देखना, है ना, पृथ्वी के केंद्र को, अक्षांश देखना, पृथ्वी के केंद्र को या पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को आधार मानकर, अभी समझेंगे, आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई
कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, परिभाषा फिर से देखना, फिर इसको समझते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये अपना क्या है? ग्लोब है। हमने माना ये अपना क्या है? ग्लोब है। ठीक है, फिर से देखना, ये अपना क्या है? ग्लोब है। अब इस ग्लोब के ऊपर ये है आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी का जो केंद्र है उस पृथ्वी के केंद्र से किसको आधार मानकर? भूमध्य रेखा को आधार मानकर। तो ये आपकी भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका ना पृथ्वी का केंद्र। ये है कौन? पृथ्वी का केंद्र। इस पृथ्वी के केंद्र से ये जो कोणात्मक दूरी मापी गई है, मान लिया ये 30 डिग्री है। ठीक है ना? कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और ये जो कोणात्मक दूरी है ये भी मान लिया हमने कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो इस कोणात्मक दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तथा इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान दे लेना, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये 30 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो ये यहां कौन सी हो जाएगी? 20 डिग्री की हो गई। और ये यहां भी कौन हो जाएगी? आपकी 20 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से जो कोणात्मक दूरी मापी गई है, अब वो कोणात्मक दूरी कहां मापी गई है तो उसको देखना। ये अपनी कौन है? ध्यान देना, ये है अपनी कौन सी? भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर एवं, ये भाई भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो कोणात्मक दूरी मापी जाती है और उनको अक्षांश बोलते हैं। जो कोणात्मक दूरी मापी गई है वो क्या कहलाएगी? अक्षांश। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? आपकी है ना अक्षांश रेखा कहलाती है। मतलब ये हो गया इसका कि ये वाली जो हमने मापी है ना ये 30 डिग्री, ये तो है आपका क्या? ये है आपका कौन सा? अक्षांश। और इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई कि भूमध्य रेखा के, ध्यान देना, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में जो कोणात्मक दूरी मापी गई है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हमने जो परिभाषा यहां लिखी है कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाती है। तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो यहां इस परिभाषा से दो चीजें और निकल कर आ गई। वो चीजें ये निकल कर आई हैं कि अक्षांश जो होती है ना, कौन होती है? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। ध्यान से देखना, जो कोणात्मक दूरी मापी गई है वो उत्तर में व दक्षिण में मापी गई है। किसके उत्तर एवं दक्षिण में? भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित किसी स्थान विशेष की कोणीय दूरी या कोणीय विस्तार को बताती है। तथा अक्षांश रेखाएं देखो इधर किधर से किधर खींची जाती हैं। ध्यान देना, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। देख लो जरा, किधर से किधर खींची जाती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, तो एक बात और यहां से निकल कर आई है कि अक्षांश रेखाएं, देखना, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा के
उत्तर एवं दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी या विस्तार को बताती है, ठीक है, ध्यान दे लेना। तथा ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। किसकी बात है? ये आपकी अक्षांशों की बात है। मतलब क्या क्या ध्यान रखना है, देखो भूमध्य रेखा के किधर उत्तर एवं दक्षिण में किसी स्थान विशेष की कौन सी दूरी बता रही है? कोणात्मक दूरी, या क्या बताती है? उसका विस्तार बताती है। तथा किधर से किधर खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है, इसी अक्षांशों की अगली विशेषता की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कुल जो अक्षांश है, किसकी बात करें? कुल अक्षांश, ठीक है ना। तो कुल अक्षांश जो है वो आपकी 180 डिग्री प्लस, है ना, जो 0 डिग्री है बराबर कितनी हो गई? 181 डिग्री है, ठीक है। और किसकी बात करें? कुल अक्षांश रेखाएं, किसकी बात करें? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अगर इनकी बात करें तो 181 डिग्री माइनस 2 डिग्री बराबर कितना? 179 डिग्री है, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश है 181 डिग्री और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? वो है 179 डिग्री। ये कैसे हैं? तो इसको समझने का प्रयास करना। देखो यहां देखना, ये आपका पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के मध्य से ये गुजरता है आपका कौन सा? विषुवत रेखा, या जिसको अपन बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा, या जिसको अपन बोलते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अब जितनी भी अक्षांश है वो इस भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ठीक है। मतलब जैसे ये कोई अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में, तो जिसको हमने मान लिया 1 डिग्री अक्षांश, फिर ये इसके दक्षिण में है तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो अगला अक्षांश हो जाएगा, इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो अगला अक्षांश आ जाएगा। मतलब अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में किसी स्थान विशेष की स्थिति या उसका विस्तार या कोणात्मक दूरी बताती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि ये जो पृथ्वी है ना, कौन है? ये जो पृथ्वी है ये गोल है भाई, ग्लोब है ना ये। तो ग्लोब के ऊपर कोई भी जो अक्षांश होता है ना, वो एक पूरा क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। पूरा क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। तो ये जो वृत्त है इसका नाम हमने क्या रखा है? भूमध्य रेखा या विषुवत वर्त। कौन सा वर्त है आपका? कौन सा वर्त हो गया? विषुवत वर्त हो गया, ठीक है। अब ये जो विषुवत वर्त है इसके बाद में अन्य जो है, क्योंकि इस भूमध्य रेखा से यहां ध्रुवों तक कितने वर्त होंगे? तो आप सभी जानते हो 90 होंगे। कितने होंगे? 90। या कितनी अक्षांश होंगी? 90। और इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में भी कितनी अक्षांश होंगी? आपकी 90 होंगी, ठीक है। तो 90 और 90 कितनी हो गई? 180 हो गई, और 10 डिग्री हो गई आपकी कितनी? 181। तो अक्षांश कितनी हो गई? 181 हो गई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे अपन मान लेते हैं भाई, गेंद देखते हो, सभी के सभी गेंद जानते हो ना। जैसे मान लो ये तो गेंद तो नहीं है लेकिन ये मोबाइल है ना। तो जो गेंद होती है ना, गेंद, तो ये मान लिया हमने गेंद है। अब जैसे हमने इस गेंद के मध्य से एक अक्षांश खींचा, ठीक है, जो पूर्ण वर्त बनेगा, जिसको हमने क्या मान लिया? भूमध्य रेखा। अब इसके बाद में जितने भी अक्षांशीय वर्त खींचेंगे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में खींचे, चाहे कौन से गोलार्ध में खींचे? दक्षिणी गोलार्ध में। लास्ट जब आप इसके ऊपरी छोर पर आओगे, क्योंकि गेंद तो क्या होती है? गोल होती है। गेंद क्या होती है? गोल है। तो गेंद के लास्ट ऊपरी छोर के ऊपर जब आप आओगे तो वो वर्त जो होता है ना, वो एक बिंदु के रूप में होता है। और वर्त जो बिंदु के रूप में होता है ना, तो बिंदु जो है ना वो वर्त नहीं होता। बिंदु क्या होती है? आपकी रेखा होती है। बिंदु क्या होती है? आपकी रेखा होती है। कहने का मतलब यह है
अगर इस ग्लोब को अपन बाहर निकाले, इस ग्लोब के ऊपर जो वर्त बना हुआ है, तो सबसे पहले जो वर्त बनेगा ना, ये वर्त बनेगा, जिसको कौन सा नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है कौन सा, विषुवत वर्त नाम दिया जाता है। अब इसके बाद जितने भी वर्त बनेंगे ना, वो इस वर्त के अंदर ही बनेंगे, क्योंकि विषुवत वर्त जो है ना, वो वृहद वर्त होता है विश्व का। विषुवत वर्त क्या है आपका, विश्व का वृहद वर्त है, सबसे बड़ा वर्त है। ठीक, अब देखो इसमें जो वर्त बना वो विषुवत रेखा से क्या हुआ, छोटा हुआ। फिर दूसरा जो वर्त बनेगा वो इससे भी क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से अगर अपन चलते जाएंगे, मान लो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार के वर्त जो है ना, वो ग्लोब पर बनते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो वर्त हमने बनाए हैं, जैसे मान लेते हैं कि लास्ट में ये आपका आ गया कौन सा, 90 डिग्री। तो 90 जो डिग्री है ना, ये वाला, ये है आपका कौन सा, 90 डिग्री अक्षांश है। तो ये जो 90 डिग्री अक्षांश है ना, ये 90 डिग्री अक्षांश वर्त नहीं है। क्या नहीं है, वर्त नहीं है, अपितु ये एक क्या है, रेखा है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की कौन सी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की। भाई ये कौन सी गोलार्ध का माना हमने, उत्तरी गोलार्ध का माना। ठीक है ना, कौन से गोलार्ध का माना है, उत्तरी गोलार्ध का। इसी प्रकार से वर्त बनेंगे कहां, आपके दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार से वर्त कहां बनेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो फिर से क्या होगा, वर्त नहीं होगा, अपितु एक बिंदु होगा। तो जो पीछे लाइन हमने लिखी है कौन सी, कि कुल अक्षांश तो है टोटल कितने, 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 माइनस 2, क्योंकि जो आपका कोण माइनस हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, और कौन सा माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जब आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल कर आएगा, 179 निकल कर आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अब आगे कुछ और बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं कि ये अपना ग्लोब है ना, ये क्या है अपना, मान लेते हैं ये अपना ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब के मध्य से ये हमने माना कौन सी रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा करती क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा, ध्यान देना, भूमध्य रेखा ग्लोब को, किसको, ग्लोब को दो बराबर भागों में, कितने में, बराबर भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कौन, आपकी भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में विभाजित कर रही है। ये वाला जो भाग है इसको तो बोलेंगे कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होंगे वो आपके कौन से होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तरी अक्षांश टोटल कितने हो सकते हैं, तो 90 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, ये जो भाग है इसको बोलेंगे कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन से अक्षांश होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। कौन से अक्षांश होंगे, दक्षिणी अक्षांश आपके होंगे। तो ये जो आपकी कोण है, भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक कौन सा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, फिर हमने आपको क्या बताया कि जितने भी अक्षांश होंगे वो इस भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं। किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या किए जाते हैं, आपके खींचे जाते हैं। ठीक है ना। तो 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के मध्य का जो भाग है, मतलब ये अक्षांश हो गया और ये अक्षांश हो गया, तो इनके मध्य का ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, 2 अक्षांशों के मध्य का जो भाग है ये क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री देशांतर और दूसरे डिग्री देशांतर, भाई ये 1 डिग्री देशांतर और इसके ऊपर वाला 1 डिग्री देशांतर, ऐसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है, 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के मध्य का जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, कटिबंध बोला जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर की जो कोणीय दूरी होती है, 1 डिग्री देशांतर
से दूसरे डिग्री देशांतर के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसको कटिबंध कहा जाता है। और जो लगभग कितने किलोमीटर की होती है, ध्यान रखना, 1 डिग्री, महत्वपूर्ण बात लिख पा रहा हूं, 1 डिग्री अक्षांशीय कोण, 1 डिग्री अक्षांशीय कोण की दूरी, है ना, जिसको सीधी भाषा में भी बोलेंगे अपन, लगभग कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एक अक्षांशीय कोण की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो भूमध्य रेखा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा वर्त है। मतलब भूमध्य रेखा क्या है? वृहद वर्त है। अक्षांशों में एकमात्र जो वृहद वर्त है वो कौन है? आपका भूमध्य रेखा है। इसके बाद में जितनी भी अक्षांश हैं वो भूमध्य रेखा से क्या है? छोटे ही वर्त होते हैं। ठीक है ना। अगली बात, पीछे देखो हमने आपको क्या बताया कि ये जो वर्त बन रहे हैं ये भूमध्य रेखा के वर्त की परिधि है। फिर ये हमने माना जैसे 0 डिग्री वर्त की परिधि है, सॉरी 1 डिग्री वर्त की परिधि, फिर 2 डिग्री वर्त की परिधि, 3 डिग्री और फिर 4 डिग्री, ऐसे करते करते अपन कहां तक आ गए? 90 डिग्री वर्त की परिधि ले आए। तो 90 डिग्री तो वर्त होता ही नहीं है, वो तो क्या हो गई आपकी? 0 डिग्री हो गई। इससे पहले आ रहा है कौन सा? 89 डिग्री। क्या 89 डिग्री वर्त की परिधि और भूमध्य रेखा के वर्त की परिधि बराबर है? तो नहीं है। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब आप ये ध्यान रखना, देखो इधर, इसका मतलब यह होता है कि सभी अक्षांश केवल किसको छोड़कर 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश वर्त को छोड़कर, केवल किसको छोड़कर? 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को छोड़कर, तो सभी अक्षांश पूर्ण वर्त होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण वर्त होती हैं। ये आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। सभी अक्षांश किसको छोड़कर? 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को छोड़कर क्या होती हैं? पूर्ण वर्त होती हैं। तथा ये जो कितने वर्त बन रहे हैं देख लिया आपने? 179 वर्त बन रहे हैं, है ना। कितनी वर्त बन रहे हैं? 179। हालांकि 180 179 बन रहे हैं जो हमने पीछे लिखा है। अक्षांश रेखाएं हमने लिखी है कितनी? 181। और सॉरी अक्षांश वर्त लिखे हमने कितने, या कुल अक्षांश हमने लिखे कितने? 181। जिसमें से अगर अपन 90 डिग्री और 90 डिग्री को निकाल दें तो कितनी आई अक्षांश, है ना? कितनी आई? 179। थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है यहां। कुल अक्षांश आपकी कितनी हो रही है? कुल अक्षांश तो जो है ना, ध्यान देना, कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं, हाँ, है ना, कुल अक्षांश रेखाएं 180 और कुल अक्षांश रेखाएं जो है ना वो आपकी कितनी हो गई? 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं के स्थान पर कुल अक्षांशीय वर्त यहां लिखना है। क्या लिखना है? कुल अक्षांशीय वर्त की अगर बात करें तो वो कितनी है? 179 है। कुल अक्षांश 181 और कुल अक्षांशीय वर्त जो है ना वो कितने हैं? आपके 179 है। कितने हैं? 179। क्योंकि हमने किसको बाहर कर दिया? 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कर दिया? बाहर कर दिया है। ठीक है। तो अब ये जो 179 आपकी क्या आए? वर्त आए। 179 क्या है? वर्त आए। तो क्या इन सभी वर्तों की त्रिज्या एक समान है? तो एक समान नहीं है। सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है? विषुवत वर्त की है। फिर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे कि जैसे 89 डिग्री आपका दोनों ही गोलार्धों का जो वर्त है उसकी परिधि बिल्कुल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सभी अक्षांश पूर्ण वर्त होते हैं, परंतु ध्यान रखना सभी अक्षांश वर्तों की त्रिज्या एक समान नहीं होती है। यह त्रिज्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती चली जाती है। ठीक है, ध्यान देना, सभी वर्तों की त्रिज्या एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती है ना। सर्वाधिक जो वर्त की त्रिज्या रहेगी वो भूमध्य रेखा पर और न्यूनतम वृद्धि कहां रहेगी?
न्यूनतम कहां होगी? आपके ध्रुवों पर। मतलब ये विषुवत रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है, अक्षांश की जो सर्वाधिक लंबाई है वो भूमध्य रेखा पर होगी, और न्यूनतम लंबाई कहां होगी? आपके ध्रुवों के ऊपर होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किसकी चर्चा की है हमने? अक्षांशों की चर्चा की है। तो सार मैं आपको बता देता हूं, अक्षांशों का सार क्या होगा। तो सार देखिएगा, अक्षांशों का सार क्या होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश। तो अक्षांशों के बारे में आपको कौन कौन से तथ्य ध्यान में रखने हैं? सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि ये कैसी रेखाएं हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश क्या है? काल्पनिक है। सबसे पहली बात यही ध्यान रखना है। दूसरा, कुल अक्षांशों की बात करें। किसकी बात करें? कुल अक्षांश। तो कुल अक्षांश आपके कितने हो गए? 181। फिर आपको ध्यान में रखना है कुल अक्षांश, अक्षांशीय वृत्त। कौन सा? कुल अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो वो हो गए 179। तीसरा है ना, सभी अक्षांश। कौन है? सभी अक्षांश। किसको छोड़कर? ध्यान देना, 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को छोड़कर। तो सभी अक्षांश पूर्ण वर्त होती हैं। सभी अक्षांश क्या है? पूर्ण वर्त होती है। ठीक है, अगली बात, दो अक्षांशों के मध्य का भाग, दो अक्षांशों के मध्य का भाग या दूरी क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। ठीक है, या जोन कहलाती है, जो लगभग कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, फिर अगली बात, अक्षांश वृत्त की सर्वाधिक लंबाई। किसकी? अक्षांश वृत्त की सर्वाधिक लंबाई। अक्षांश वृत्त की सर्वाधिक लंबाई कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और अक्षांश वृत्त की न्यूनतम लंबाई। किसकी? अक्षांश वृत्त की न्यूनतम लंबाई वो होती है कहां? ध्यान दे लेना, वो होती है कहां? ध्रुवों के ऊपर या ध्रुवों पर होती है। तो ये बेसिक बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? अक्षांश के बारे में। एक और, अक्षांश की सहायता से। किसकी सहायता से? अक्षांश की सहायता से, है ना, तापमान कटिबंधों का निर्धारण होता है। किसका? तापमान कटिबंधों का निर्धारण होता है। ध्यान से सुनना फिर से। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर जो है ना वो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई? क्योंकि ग्लोब के ऊपर, मान लो ये ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर किसी स्थान विशेष की स्थिति ज्ञात करनी है या उसका विस्तार ज्ञात करना है, तो किसकी सहायता ली जाती है? अक्षांश एवं देशांतर की सहायता ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि केवल अक्षांश का क्या उपयोग है, तो केवल अक्षांश जो है ना वो किसका निर्धारण करता है? वो ताप कटिबंधों का निर्धारण करता है। केवल अक्षांश किसका निर्धारण करता है? ताप कटिबंधों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें किसकी? देशांतर की। किसकी बात करें? देशांतर की। ठीक है, अगर किसकी बात करें? देशांतर की बात करें तो देखो, देशांतर की परिभाषा क्या होगी कि प्रधान याम्योत्तर। कौन है आपकी? प्रधान याम्योत्तर। ठीक है, प्रधान याम्योत्तर का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर, है ना। तो प्रधान याम्योत्तर के पूरब एवं पश्चिम में, पूरब एवं पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय दूरी या विस्तार या स्थिति देशांतरों की सहायता से, देशांतरों की सहायता से
बतलाई जाती है, देशांतरों की सहायता से बतलाई जाती है। ठीक है, परिभाषा देखना, प्रधान जो याम्योत्तर है या 0 डिग्री जो देशांतर है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में किसी भी स्थान विशेष की जो कोणात्मक दूरी होती है, मतलब जैसे ये अपना कौन है, ग्लोब है, जैसे मान लिया ये अपना कौन है, ग्लोब है। ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन सा, ये है आपकी प्रधान याम्योत्तर। ये कौन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, या जिसको क्या बोला गया, प्रधान याम्योत्तर बोला गया है। क्या बोला गया है, प्रधान याम्योत्तर इसको बोल दिया गया है। तो इस प्रधान याम्योत्तर का जो कौन सा भाग है, ये हो गया कौन सा भाग, पूर्वी भाग, और ये हो गया कौन सा, पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में मान लेते हैं किसी स्थान विशेष की कोणात्मक दूरी आपको बतानी है, तो किसकी सहायता से बताई जाएगी, देशांतर की सहायता से। और पश्चिमी भाग में किसी स्थान विशेष की कोणात्मक दूरी या विस्तार बताना है, तो किसकी सहायता से बताया जाएगा, ध्यान दे लेना, इस देशांतर की सहायता से बताया जाता है। ठीक है, फिर अगली बात, जो देशांतर है ना, कौन है, देशांतर। ध्यान से देखो, हमने यहां से लगाकर यहां तक खींचा, मतलब ये कौन है, उत्तरी ध्रुव है, ये मान लिया कौन सा, दक्षिणी ध्रुव है। तो ये तो कौन सा हुआ आपका, ये तो कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये है अपना कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो सभी जो देशांतर होते हैं ना, सभी जो देशांतर होते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी की सतह के ऊपर खींचे जाते हैं। ठीक है, सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी की सतह पर खींचे जाते हैं। किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से किधर खींचे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन वो किसी स्थान विशेष की स्थिति या विस्तार या कोणीय दूरी कौन सी बताती है, पूरब या पश्चिम की बताते हैं। ठीक है, मतलब फिर से सुनना, ऊपर तो परिभाषा मैंने लिखी है, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में किसी स्थान विशेष की कोणीय दूरी या विस्तार या स्थिति किसकी सहायता से बताई जाती है, देशांतरों की सहायता से। फिर दूसरा, सभी देशांतर, है ना, महत्वपूर्ण बात है कि सभी देशांतर, ध्यान देना, सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव, सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए, है ना, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। भाई किसको मिलाते हुए खींची जा रही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए क्या की जा रही है, खींची जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, लेकिन किसी स्थान विशेष की स्थिति जो ना वो पूर्व से पश्चिम की बताती है। ठीक है, देख लेना, देशांतर लिख रहा हूं इधर, देशांतर किसी स्थान विशेष की स्थिति या विस्तार पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का बताती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, देशांतर किसी स्थान विशेष की स्थिति या विस्तार कौन सा बताती है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का बताती है। ठीक है, फिर अगली बात आपको देशांतर के बारे में क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी देशांतर होते हैं ना, ध्यान से देखना, है ना, सभी देशांतर कौन है, सभी देशांतर अर्धवर्त होते हैं। कैसे वर्त होते हैं, अर्धवर्त होते हैं, जबकि अक्षांश क्या थे आपके, पूर्ण वर्त थे, केवल 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण को छोड़कर। तो सभी देशांतर क्या है, अर्धवर्त है, लेकिन सभी अक्षांश क्या है, पूर्ण वर्त है। ठीक है, अब यहां कुल देशांतर कितने हैं, तो यह भी ध्यान दे लेना, कुल जो देशांतर हैं इनकी संख्या है कितनी, 360 डिग्री। कितनी है, 360 डिग्री है।
एक अक्षांश क्या होता है, अर्धवर्त होता है, और जो देशांतर है वो अर्धवर्त होते हैं, अक्षांश क्या होती है, पूर्णवर्त होती है। ठीक, अब इस अर्धवर्त देशांतर को पूर्णवर्त में बनाना है, तो पूर्णवर्त में बनाओगे तो टोटल कितनी देशांतर हो गई, 180 डिग्री। भाई कैसे, भाई ये आपका क्या था, जैसे हमने माना ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो ये जो 0 डिग्री है ना भाई, ये गेंद है आपकी, ऐसे मान लेते हैं ये गेंद है, ये पृथ्वी की सतह से हमने एक ये क्या खींच दिया, 0 डिग्री खींच दिया, ठीक, सामने वाले भाग में। तो पीछे वाला जो भाग है यहां भी तो होगा ना कोई डिग्री, तो जो 0 डिग्री है ये जाकर मिलता है किससे, 180 डिग्री से। तो जब आप 0 डिग्री और 180 डिग्री को मिला दोगे तो वो एक क्या बन जाएगा, पूर्णवर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णवर्त, ठीक है ना। तो ये जो जैसे ही आप पूर्णवर्त बनाओगे, किसको, देशांतरों को, तो पूर्णवर्त देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, ध्यान दे लेना, पूर्णवर्त देशांतरों की संख्या या पूर्णवर्त देशांतर कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, जैसे ये पूर्णवर्त बनते हैं ना, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, ये वृहदवर्त हो गए। देशांतरों को जब अपन अर्धवर्त देशांतरों को मिलाकर, मतलब 2 देशांतरों को मिलाकर जब एक पूर्णवर्त बनाते हैं, तो वो कैसा वर्त बनता है, वृहदवर्त बनता है। एक वृहदवर्त जो था ना वो अक्षांशों में बन रहा था, और 180 वृहदवर्त जो है ना वो किस में बन रहे हैं, देशांतरों में। तो कितने हो गए टोटल, ध्यान देना, 181 क्या होते हैं इस ग्लोब के ऊपर वृहदवर्त होते हैं। ये एक जो होता है ना, ये आपका विषुवत होता है। ये एक कौन सा होता है, विषुवत वर्त होता है। तो अक्षांशों में जो वृहदवर्त है वो तो कौन सा है, आपका विषुवत वर्त है। और देशांतरों में कितने वृहदवर्त होते हैं, तो 180 डिग्री वृहदवर्त होते हैं। तो टोटल वृहदवर्तों की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 181 डिग्री हो जाती है। ठीक है, फिर अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सभी देशांतर कौन है, सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती है ना। ध्यान दे लेना, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बात, सभी देशांतर लंबाई में एक समान होती है। लंबाई में क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, और लास्ट बात, देशांतरों की सहायता से, किसकी सहायता से, देशांतरों की सहायता से समय की गणना की जाती है। समय की गणना की जाती है। ठीक है, किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, किसकी सहायता से, देशांतरों की सहायता से। ठीक है, कुछ तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, कुछ तथ्य कौन सा ध्यान में रखना है जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न, वृत्तों की संख्या वृहदवर्त। तो वृहदवर्त 180 डिग्री तो कौन, देशांतर, और 0 डिग्री कौन, आपका भूमध्य वर्त। तो टोटल कितने हो गए, 181 वृहदवर्त होते हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। ठीक है, यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। दूसरा तथ्य ध्यान में रखना है, कौन सा, अगर केवल अक्षांशों की बात करें, किसकी बात करें, केवल अक्षांशों की बात करें, तो वो तापमान कटिबंधों का निर्धारण करती है। और केवल देशांतरों की बात करें तो उसकी सहायता से समय की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है। तो ध्यान देना, केवल अक्षांश, किसकी बात करें, केवल अक्षांश किसका निर्धारण करती है, तापमान कटिबंध का निर्धारण करती है। और तापमान कटिबंध कितने होते हैं, 3 तापमान आपके कटिबंध होते हैं। एक कौन सा, उष्ण कटिबंध, दूसरा कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, और तीसरा कौन सा, शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध होता है, शीत। कैसे, ये आपका पृथ्वी, ये आपका कौन है, पृथ्वी है, हमने इसे मान लिया, ये अपना कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, तो देखो ये 0 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से
है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो भाग होता है ये तो 1 नंबर है, मतलब ये तो कौन हो गया आपका उष्ण कटिबंध। अरे ये तो कौन हो गया आपका उष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है, फिर आगे चलिए, 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये जो भाग है ये कहलाएगा आपका ये वाला, है ना, ये कौन सा ताप कटिबंध है, ये आपका 2 नंबर का ताप कटिबंध है, जिसको अपन क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और लास्ट ये आपका कौन सा ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और ये आपका कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव, 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिण ध्रुव, ये आपका कौन सा ताप कटिबंध हो गया, ये आपका 3 नंबर ताप कटिबंध हो गया है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है। फिर ध्यान देने योग्य बात तीसरी, केवल देशांतर, कौन है, केवल देशांतर किसके लिए काम में ली जाती है, समय की गणना के लिए। तो समय की गणना किसकी सहायता से की जाती है, देशांतर की सहायता से की जाती है। ठीक है, यहां फिर 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या, विश्व की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, तो विश्व की मानक समय रेखा है, ध्यान देना, 0 डिग्री देशांतर, या इसी को क्या बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर। क्या बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर, या इसी को क्या बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये विश्व की क्या है, मानक समय रेखा है, विश्व की क्या है, मानक समय रेखा है। ठीक है, फिर ध्यान देना है, विश्व की या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डायरेक्ट ध्यान रखना है, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो है कौन सा, 180 डिग्री देशांतर। अरे कौन सा है, 180 डिग्री देशांतर, जिसके आगे न आप पूर्व लगाओगे और न आप पश्चिम लगाओगे। 180 डिग्री देशांतर क्या है, विश्व की या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन, 180 डिग्री देशांतर, न कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और न कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, केवल कौन है 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये 3 बातें हुई ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है, कौन सी, कि कुल अक्षांश कितने हैं, है ना। तो कुल अक्षांश की बात करोगे ना तो कुल अक्षांश 181 डिग्री है, और अगर पूछ लेता है कुल अक्षांशीय वर्त, क्या पूछ लेता है, कुल अक्षांशीय वर्त पूछता है तो वो है 79। पांचवी बात, कुल देशांतर, कौन है, कुल देशांतर, तो ये कितने हैं 360। ठीक है, फिर अगली बात, सभी देशांतर, है ना, कौन है, सभी देशांतर अर्धवर्त होते हैं। कौन से वर्त होते हैं, अर्धवर्त होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक और ध्यान दे लेना, सभी अक्षांश 0 उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव को छोड़कर, तो सभी अक्षांश, कौन से, सभी अक्षांश क्या होते हैं, पूर्ण वर्त होते हैं। सभी अक्षांश क्या होते हैं, पूर्ण वर्त होते हैं। ठीक है, अगली बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 8 नंबर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अरे कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त बोलते हैं। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दे लेना, अंटार्कटिका वर्त या अंटार्कटिका रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन से महाद्वीप से कौन सा अक्षांश गुजरता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से भी एक प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो अगर देखिएगा, है ना, यहां से शुरू करते हैं। अब इधर से अगर अपन देखेंगे ना, तो देखो ये तो है आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है? तो देखो पहला जो महाद्वीप आया ये तो कौन सा महाद्वीप हुआ? एशिया महाद्वीप। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। ये दूसरा महाद्वीप आया जिसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। और कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और ये तीसरा महाद्वीप आया जिसका नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये तीसरा महाद्वीप हो गया जिसका नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, तो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, अगली की बात करें, यह है आपकी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अरे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से गुजर रही है? तो देखो ये कहां से गुजर रही है? ये तो कौन सा हो गया आपका? 1 नंबर एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, 2 नंबर आपका फिर से कौन आया? अफ्रीका महाद्वीप। यहां से कौन गुजर रही है? आपकी कर्क रेखा। तीसरा कौन आया? तो ये आ गया तीसरा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। अरे कौन सा आ गया? उत्तरी अमेरिका। तो कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। भूमध्य रेखा भी 3 महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। फिर लास्ट आई कौन सी? मकर रेखा। अरे कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक, तो देखो मकर रेखा कहां कहां से गुजर रही है? मकर रेखा 1 नंबर तो कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। 2 नंबर आपका कौन आ गया? 2 नंबर आ गया आपका कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 नंबर आपका कौन आ गया? दक्षिणी अमेरिका। और कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है कि दक्षिणी जो अमेरिका है ना, कौन सा अमेरिका हुआ? ये हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका से 2 प्रधान अक्षांश गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका से 2 प्रधान अक्षांश गुजरती हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है भूमध्य रेखा और दूसरी का नाम क्या है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। यह हुआ ऊपर वाला आपका कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से एक ही गुजर रहा है, कौन सा? कर्क रेखा। ठीक है, यह हुआ आपका कौन सा? अफ्रीका। और अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से 3 प्रधान अक्षांश गुजरती हैं। तो एकमात्र, ध्यान देना, कौन सा? एकमात्र, ध्यान से देखना, एकमात्र महाद्वीप है ये। कौन सा महाद्वीप है? एकमात्र महाद्वीप है जहां से 3 अक्षांश गुजरती है। एशिया से 2 गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, और ऑस्ट्रेलिया से 1 गुजरती है, मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ठीक है ना। तो यह बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, देशों की बात करें, किसकी बात करें? देशों की बात करें तो देखो यह है आपकी कौन सी? यह है आपकी भूमध्य रेखा, है ना। यह कौन सी रेखा है? देखो यह है आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा।
तो भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो उस पर गौर करना। देखो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर, ब्राजील और कोलंबिया 3 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका में जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका के 3 महादेशों से होकर गुजरती है। एक कौन सा? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के, देखो है ना, साओ मोटे एवं प्रिंसिपे एक देश है, द्वीपीय देश है अटलांटिक महासागर में। साओ मोटे एवं प्रिंसिपे देश से होकर गुजरती है। गेबोन देश से होकर गुजरती है। कांगो गणराज्य कौन से देश से होकर गुजरती है? कांगो गणराज्य से, कांगो देश से होकर गुजरती है। कांगो गणराज्य, कांगो अलग अलग देश है। युगांडा देश से होकर गुजरती है। केनिया देश से होकर गुजरती है। सोमालिया देश से होकर गुजरती है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने देशों से? अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। और जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें मालदीव और इंडोनेशिया 2 देशों से होकर गुजरती है। और एक किरिबाती देश है जो कि द्वीपीय देश है, जो ओसेनिया महाद्वीप का है। कौन से महाद्वीप का है? ओसेनिया महाद्वीप का है। ठीक है, तो टोटल देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 हो गया आपका 13। तो 13 देशों से, कितने देशों से? 13 देशों से क्या गुजरती है? आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, 13 देशों में कौन कौन है? दक्षिणी अमेरिका के 3 है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका के 7 हैं, साओ मोटे एवं प्रिंसिपे, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। एशिया महाद्वीप के 2 हैं, मालदीव और इंडोनेशिया। ओशिनिया महाद्वीप का 1 है जिसका नाम क्या है? किरिबाती। ठीक है, ध्यान देना, ये कौन है? भूमध्य रेखा। अगली की बात करें, यह है आपकी कौन सी? यह है आपकी करक रेखा। अरे कौन सी रेखा है? ध्यान देना, यह है आपकी करक रेखा। तो करक रेखा देखो, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके 2 देशों से गुजर रही है। एक का नाम है मेक्सिको, दूसरे का नाम क्या है? बहामास। बहामास वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत। तो मेक्सिको, बहामास। फिर अफ्रीका महाद्वीप में देखो, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना? 4 नीचे के और 7। तो अफ्रीका महाद्वीप के कितने हो गए? 7। कौन कौन से? पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। फिर एशिया महाद्वीप में देखो, सऊदी अरब, यूएई, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान, बांग्लादेश और ओमान। टोटल कितने हो गए? देखो, सऊदी अरब 1, यूएई 2, भारत 3, म्यांमार 4, चीन 5, ताइवान 6, बांग्लादेश 7 और ओमान 8। कितने देशों से हुई? 8 देशों से। तो 8 7 15 और 2 कितने हो गए? 17। तो टोटल कितने देशों से गुजर रही है? ये 17 देशों से गुजरती है। कौन? आपकी करक रेखा। फिर से देखना, अगर भारत एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, यूएई है और सऊदी अरब है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो मिस्र है, लीबिया है ना, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, मॉरिटेनिया है और पश्चिमी सहारा है। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो बहामास है और कौन सा है? मेक्सिको है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न बनता है। और लास्ट ये है आपकी कौन सी? मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है ना। तो मकर रेखा देखो कहां से गुजरी? एक तो ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया देश हो गया किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। फिर आइए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखो, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, मोजाम्बिक और बोत्सवाना। कितने देश हो गए?
5, कितने देश हो गए? 5। फिर आइए दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और चिली, कितने हो गए? 4। तो 4 5 9 और 2 कितने हो गए? 11। अरे कितने हो गए? 11 देशों से आपकी कौन गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और चिली देशों से होकर गुजरती है। टोटल कितने देश हो गए आपके? है ना, 11 देश हो गए हैं। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर वाला जो चैप्टर है, इसके अलावा एसएससी में और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। इसी उम्मीद एवं आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।